बच्चों, आज हम अपने राजनीति विज्ञान का जो हमारा समकालीन भारत की राजनीति पेपर चल रहा था उसी का दूसरा चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी वैसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके बाद प्रथम जो 3 आम चुनाव हुए, यानी 1952 का लोकसभा का चुनाव, 1957 का चुनाव और उसके बाद 1962 के चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था वो भारतीय राजनीति यानी भारतीय लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली में एक तरह से पूरी तरह से कब्जा रहा। आज उसी प्रकृति और उसकी पृष्ठभूमि को और गहराई से जानने का हम प्रयास करेंगे। तो बच्चों, उस दिन हमने संविधान सभा ने किन रूपों में किस प्रकार से अंतरिम संसद और संविधान निर्मात्री सभा के बारे में चर्चा किया और संविधान निर्मात्री सभा होते हुए किस प्रकार से महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की। आज उसी के बाद 1950 से हम शुरू करेंगे, जब नेहरू के पसंद पर सुकुमार सेन जो कि प्रथम चुनाव आयुक्त थे उनकी नियुक्ति होती है। यद्यपि उस दौर में 1951 में ही नेहरू हड़बड़ी में चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन सुकुमार सेन बड़े सूझबूझ वाले गणतज्ञ और बहुत ही कह सकते हैं कि दिव्य दृष्टा व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि यहाँ पर चुनाव कराना एक आसान काम नहीं था। लेकिन बच्चों, एक बड़ा महत्वपूर्ण एक वाकया घटता है 1950 का ही मैं आपको बताऊं, जिसकी चर्चा करना शायद यहाँ पर आवश्यक है कि 1950 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा जिसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। और उस अध्यक्ष पद के चुनाव में जीवट राम भगवान दास कृपलानी, जो कि कट्टर गांधीवादी नेता थे, जीवट राम भगवान दास कृपलानी, और उनको नेहरू का पूरा समर्थन और सपोर्ट था। लेकिन उसके बाद भी वह हिंदूवादी पुरुषोत्तम दास टंडन से चुनाव हार जाते हैं। और ये बड़ा घटनाक्रम था कि नेहरू जो कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा और सबसे कह सकते हैं एक ऐसे चेहरे थे जिनकी आभा जो है पूरे संगठन पर चलती थी और चमकती थी, पूरे भारत में उनकी एक अपनी छवि थी। लेकिन इस चुनाव में उनका समर्थन का प्रत्याशी हार जाने से नेहरू जी ने भी राजा जी को एक लेटर लिखा था, एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था राजा जी को लिखे हुए पत्र में कि कांग्रेस संगठन के सदस्य ये सोच रहे हैं कि लालजी टंडन यानी पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जो निर्वाचन हुआ है उससे नेहरू यानी मेरी स्वयं को उन्होंने लिखा कि मेरी छवि पार्टी के अंदर तथा सरकार में अप्रासंगिक हो गई है। यानी इसी के बाद नेहरू जी से व्यक्तिगत मतभेद होने के बाद पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने, यानी जो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से, यानी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद कांग्रेस में प्रधानमंत्री के पद के सवाल पर नेहरू का कोई मुकाबला नहीं रह गया। यानी ये ठीक उसी तरह का है जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस का जिस तरह से कांग्रेस पद पर निर्वाचन हो गया था और पट्टाभी सीतारमैया जो कि महात्मा गांधी के पसंदीदा व्यक्ति थे वो हार गए थे चुनाव में, जिसके बाद मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने भी त्यागपत्र दिया। तो ये महत्वपूर्ण घटना है उस दौर की। उसके बाद बच्चों, तो पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में उस समय चुनाव कराना कितना कठिन कार्य था। इसके लिए बड़ी संख्या में जो है, आज हमने उस वीडियो में थोड़ा चर्चा किया था, लेकिन वहाँ चीजें मैं क्लियर नहीं कर पाया था। आज उसी की चर्चा करूंगा कि पहले चुनाव में जो पहला हमारा वोट पड़ता है, यानी 25 अक्टूबर 1951 को पहला वोट हिमाचल के चीनी तहसील में डाला गया और उसी के साथ नए युग की शुरुआत हो गई। अब आप सोचेंगे उस दौर में जब गाड़ियां नहीं थी, रेलवे नहीं था, संचार नहीं था, तो किस प्रकार से जो है चुनाव कराया गया होगा। तो बच्चों, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसके पहले प्रत्याशियों का एक पर्चा मिलता था जिसमें प्रत्याशियों के चिन्ह होते थे, नाम होते थे और उस पर मोहर लगा दी जाती थी। लेकिन बच्चों, जब पहला आम चुनाव कराया गया था तो उस दौर में यह भी व्यवस्था नहीं थी। तब क्या किया गया था कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बैलेट बॉक्स रखे गए थे, यानी हर पार्टी का अपना अलग बॉक्स होता था जिसमें मतदाता अपनी पर्ची जो है डाल देता था, यानी सबमिट कर देता था। उसमें पर्ची डाली जाती थी, यानी उस मत पेटी पर जो है पार्टी का चिन्ह होता था और उसमें जो है पर्ची डाल दी जाती थी। उस समय
2,12,00,000 मतपेटियां जो है वो तैयार की गई थी और लगभग जो है जो भी हमारे देश में ऐसे इलाके थे जहां पर वास्तव में चुनाव अधिकारियों को पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ी थी, जैसे कि मणिपुर पूर्वोत्तर के इलाकों में, तो वहां पर स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई थी और उन लोगों को कंबल और एक बंदूक लाइसेंस का एक जो है लालच दिया गया था और उस चुनाव में 62 करोड़ मतपत्र छपे थे और उसके द्वारा जो है चुनाव कराया गया था। वास्तव में बच्चों अगर बात किया जाए तो एशिया की वो समय स्थिति ठीक नहीं थी और हमारे एशिया में चीन में वामपंथी सरकार यानी जड़ें जमा रही थी और वहीं पर जॉर्डन और ईरान में प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी थी और नेहरू पर रूस का प्रभाव बढ़ रहा था, यानी नेहरू पर रूस अपना प्रभाव बढ़ा रहा था और उसके साथ अमेरिका भी इसी कोशिश में था कि वह अपना प्रभाव जमा सके। एक जाने माने इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा, इन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि पहला आम चुनाव बाकी आम बातों के अलावा जनता का विश्वास जनता का विश्वास जीतने का भी जो है एक माध्यम था और इस चुनाव में कुछ ऐसे लोग भी थे देश के अंदर, जैसे देसी रियासतों के राजा, वो लोग चाहते थे दिन रात इस बात का जश्न मनाते थे कि ये लोकतंत्र यहाँ पर सफल हो जाए, लेकिन जैसे ही पहला लोकतंत्र 1952 का सफल होता है वही रियासत के लोग जो है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए लाइन में लगे होते हैं। आपको बड़ा जानकर हैरानी होगी कि हैदराबाद के निजाम जो अपने को स्वतंत्र कर रहे थे वो सबसे पहले सुबह लाइन लगाकर वोट डालते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये लोकतंत्र पर उनकी आस्था नहीं थी, बल्कि उन्हें इस बात की शर्मिंदगी थी कि अगर पहले वोट नहीं डाला तो कहीं ना कहीं हमें आम जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहरहाल इन सभी परिस्थितियों में भारतीय लोकतंत्र ने अपनी जड़ें मजबूत की। तो बच्चों आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व उस दौर में रहा। तो बच्चों कांग्रेस पार्टी की जड़ें और संगठन देश के कोने कोने में आजादी के दौरान ही जो है संगठित हो चुका था। हमने आपको उस दिन बताया था कि जब 1885 में ए.यू. की अध्यक्षता में कांग्रेस बना तो शुरुआत में केवल रियासतों के जमींदार और संभ्रांत लोग या कह सकते हैं ऐसे आंदोलनों को दबाने के लिए, ताकि कोई उग्र आंदोलन जैसा कि 1857 में हुआ था वो ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन वही कांग्रेस 1920 के बाद असहयोग आंदोलन और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन तथा तमाम अपने अधिवेशनों के माध्यम से अपनी पकड़ समाज के हर वर्ग तक कर चुका था, जिसमें जो है जमींदार उच्च मध्यम वर्ग की पार्टी कहे जाने वाली पहले दौर की कांग्रेस पार्टी इस दौर में जो है वो पूरी तरह से बदली हुई कांग्रेस पार्टी थी, जिसने अपने आप को मजदूर, गरीब, किसान, आदिवासियों तक से जोड़ा और वहीं पर अगर देखा जाए अल्पसंख्यकों से जोड़ा। जैसे नाम लिया जा सकता है पश्चिमी जो आजकल बलूचिस्तान या कह सकते हैं पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा, जिस पर खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग थे जो कि विभाजन के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे और ऐसे लोगों ने भी कांग्रेसी विचारधारा को अपने राजनीतिक कैरियर में जो है कांग्रेस की विचारधारा पर चले। बच्चों आज एक बड़ा प्रश्न उठता है कि कांग्रेस की वह कौन सी प्रकृति थी जिसके कारण कांग्रेस का दबदबा रहा। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि सोशलिस्ट पार्टी का एक नाम आता है, यानी जिसमें आचार्य नरेंद्र देव और तमाम ऐसे नेता थे। तो सोशलिस्ट पार्टी का ये गठन कब हुआ? तो ये कांग्रेस के अंदर ही एक उप संगठन था या कह सकते हैं अनुसांगिक संगठन था, जिसमें सदस्यों को दोहरी पार्टी की सदस्यता का प्रावधान था। जैसे कि आपको याद होगा कि 1923 में जब असहयोग आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने वापस ले लिया था, तब मोतीलाल वोरा और चित्तरंजन दास जैसे लोगों ने इलाहाबाद में जो है एक नए संगठन की जो है शुरुआत की थी 1923 में, ठीक है, जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा तो 1934 में जो युवा सोशलिस्ट थे उनके द्वारा जो है इस
संगठन की नींव रखी गई, लेकिन 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया और उसने दोहरी सदस्यता रखने वाले प्रावधानों को खत्म कर दिया, जिससे समाजवादी लोगों ने 1948 में अपना एक नया समाजवादी नहीं, सोशलिस्टों ने अपना एक जो है नया रास्ता चुना और अपने को एक फ्री पार्टी के रूप में संगठित किया, बनानी पड़ी। और उनका जो विचार था वो कांग्रेस और वामपंथियों से अलग था। वो क्रांतिकारी लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे सोशलिस्ट लोग। और 1955 में यानी 1955 में सोशलिस्टों को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ता है, जब कांग्रेस अपनी नीतियों में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन करती है और अपना जो लक्ष्य निर्धारित करती है वह ऐसे समाज का निर्माण करने की घोषणा करती है जिसमें समाजवादी यानी एक सामाजिक समाजवादी जो समाज है उसके निर्माण पर वह अपना संकल्प व्यक्त करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वहाँ थोड़े से दबाव में अपने आप को सोशलिस्ट महसूस करते हैं, लेकिन बच्चों राम मनोहर लोहिया जैसे लोग जो कि एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे लीडर थे, नेहरू उस समय तत्कालीन अगर प्रमुख नेताओं में लिया जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे ओजस्वी लोग भी विपक्ष की भूमिका में थे। लेकिन तो फिर बात आ रही थी यहाँ पर, तो लोहिया ने जरूर विचारधारा का जो है विरोध किया और वो कांग्रेस को जमींदारों और उच्च वर्गों के रक्षक के रूप में जो है बताते रहते थे। अगर एक तो बच्चों बात किया जाए कि उसके प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे, तो आज अगर देखा जाए सोशलिस्ट पार्टी, तो उस समय जो पार्टियां बनी जैसे किसान मजदूर पार्टी, उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया, एस.एन. जोशी जैसे समाजवादी दलों के जो प्रमुख जो है नेता उस दौर में मौजूद थे। अगर ये बात किया जाए कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी आज वर्तमान में उसके विचारों के आसपास यानी उस विचारों से कौन सी पार्टी वर्तमान में आपके इस समय इस दौर में सक्रिय है, तो इसमें नाम लिया जा सकता है समाजवादी पार्टी और जनता दल, जदयू जिसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी में की झलक और सोशलिस्ट पार्टी की छवि इन पार्टियों के एजेंडों में आपको दिखाई पड़ सकता है। बच्चों अब बात करते हैं कि कांग्रेस एक दल के प्रभुत्व में ये जो दौर था वो कांग्रेस का क्यों रहा। तो बच्चों कांग्रेस का जो शुरुआती जो दौर था उसमें बड़ा समन्वयवादी था। कांग्रेस में रेडिकल, चरमपंथी और गर्म दल, नरम दल और तमाम विचारधाराओं को कांग्रेस समेटती थी। यद्यपि अगर आपको बच्चों आज के मौजूदा हम संस्मरणों या उदाहरणों से ये बताएं कि आज देखिए कांग्रेस में कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद बढ़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति की पूजा होती है और एक व्यक्तिवाद के कारण आप देखिए चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में बिखराव हो या मध्य प्रदेश में हो, या फिर ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी में जो आज टूट और विखंडन दिखाई पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं विरोधी विचारधाराओं को पार्टी में स्थान न देना और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की जो मूल प्रकृति थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर खुद लोकतांत्रिक चीजों का न होना, यानी पार्टी लोकतंत्र की समाप्ति, यानी केवल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, यानी उनका जो पार्टी का पूरा एजेंडा है वो कहीं न कहीं व्यक्ति केंद्रित हो गया, जिसको लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले सचेत किया था। लेकिन हमारा यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में एक विचार केंद्रित करना नहीं, बल्कि ये बताना कि वास्तव में कांग्रेस आज कमजोर कैसे हुई और उन पहले चुनाव में ये कंपेयर करना कि उन पहले 3 चुनाव में कांग्रेस कैसे मजबूत रही, इसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। तो बच्चों जो कांग्रेस की उस समय की प्रकृति थी वो कई विचारधाराओं, कई समूहों, कई वर्गों सभी को अपने साथ लेकर चलने की थी। यद्यपि आज भी कांग्रेस का जो है रवैया जो है वो कहीं ना कहीं मध्यम मार्गी है, यानी लोचदार है, वो बहुत जल्द गठबंधन करते हैं, मगर जो पार्टी के अंदर की बात मैंने आपको बताई कि किस तरह से कई विचारधाराओं के लोगों को समाहित करते थे, आज वो विचारधारा नहीं है। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वर्तमान से
एंशियंट में यानी पास्ट में कांग्रेस का जो दौर था कि क्या ऐसे तत्व थे जो कांग्रेस में, उदाहरण सहित मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे तत्व थे जिसके कारण कांग्रेस उस समय समन्वयवादी पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित कर उस दौर में पहले भारत के जो शुरुआती चुनाव थे उसमें उसका दबदबा रहा, और इस दौर में ऐसा क्या रहा कि आज कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, यानी कौन सी ऐसी चीजें थी जो आज के कांग्रेस में हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आजादी के बाद की कांग्रेस में जिसने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया हो, जिसने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी हो, यानी देश के लिए उन्होंने एक दिशा दी हो, ये क्या फर्क रहा। और बड़े बच्चों, एक इंटरेस्टिंग हमने उस दिन चर्चा आपसे किया था कि 1957 में ही केरल एक ऐसा राज्य था जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो है हार मिली थी, तो वहां पर कम्युनिस्टों ने जीत जरूर दर्ज की थी, जहां पर लगभग 126 सीटों पर चुनाव हुए थे और लगभग 60 सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिलाकर सरकार बनाई गई थी। और उसके बाद 1959 में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल शासन कांग्रेस ने लगाया, जिसके विरोध में जो है उस समय नंबूदरी पाद जो कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको जो है सरकार से हटना पड़ा और इसके विरोध में जो है कांग्रेस द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग का भी आरोप लगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है बच्चों कि जो शुरुआती दौर थे वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भूमिका निभाई गई थी, या कह सकते हैं जो आजादी में उनके द्वारा जो नेतृत्व किया गया था उसका पूरा फायदा मिला। अन्य पार्टियां जो थी, जोशीले नेता थे, योग्य नेतृत्व था, चाहे वो लोहिया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, जयप्रकाश नारायण हो, इनमें सभी लोगों में प्रतिभाएं थी, लेकिन संगठन संसाधन में ये लोग पीछे रह गए और शायद जनता तक अपनी बात या जनता तक उनका संगठन नहीं पहुंच पाया, या ये कह सकते हैं कि उस दौर में उनकी ये हैसियत नहीं थी कि वो अपनी बात, अपनी योजनाओं को लेकर जनता तक जाएं। यद्यपि वो सकारात्मक विरोध करते थे और क्रांतिकारी विचारों से जो है कांग्रेस की आलोचना करते थे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिस्ट पार्टी और इस चैप्टर का जो अंतिम विश्लेषण होगा, नेक्स्ट तीसरा जो वीडियो आएगा उस पर चर्चा करेंगे।